हेलो गाइस, आज मैं द फॉरगेटन फिल्म मानवा के चैप्टर 59 एंड 60 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेडिंग सेरेमनी के लास्ट मोमेंट पर बारकस थालिया की तरफ मुड़ता है। थालिया बहुत नर्वस होती है, उसके हाथ पसीने से भीग रहे होते हैं और वो उसकी आंखों में देख भी नहीं पा रही होती। बारकस उसके कंधों को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और उसके होठों के कोने पर एक बहुत ही हल्का सा किस करता है। ये किस सिर्फ सेरेमनी कंप्लीट करने के लिए होती है, इसमें कोई रोमांस नहीं होता। लेकिन थालिया के लिए ये छोटा सा टच भी बहुत इमोशनल होता है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। तभी प्रीस्ट अनाउंस करता है कि शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी है। हॉल में सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। थालिया जब बारकस की तरफ देखती है तो उसका चेहरा हमेशा की तरह बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होता है। कुछ देर तक वो सिर्फ थालिया को देखता रहता है, जिससे थालिया और भी नर्वस हो जाती है। फिर बारकस उसका हाथ पकड़कर गेस्ट के बीच से बाहर निकलने लगता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। रास्ते में थालिया सबके चेहरे देखती है। गेरिस की आंखों में नफरत और ठंडी मुस्कान। एम्परर परेशान दिख रहा होता है और सेनेबियर अपनी जीत वाली स्माइल के साथ खुश नजर आती है। घोड़ा गाड़ी के बाहर पहुंचकर बारकस अपना कोट मंगवाता है और पहले वाला कोट थालिया के कंधों पर डाल देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। फिर बिना कुछ कहे उसे एक हाथ से आसानी से उठा लेता है। थालिया घबराकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है ताकि गिर ना जाए। दोनों बारिश में चलने लगते हैं। थालिया पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? बारकस शांति से जवाब देता है, मैंने इंपेरियल पैलेस के बाहर एक टेम्पररी रेसिडेंस अरेंज किया है। हम ईस्ट जाने से पहले वहीं रहेंगे। ये सुनकर थालिया कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि शादी के बाद तो ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन होना चाहिए था। इतनी तैयारी हुई थी, इतने गेस्ट आए थे, फिर सब कुछ छोड़कर चले जाना अजीब लग रहा था। लेकिन बारकस कहता है हमने जितना करना था कर लिया। अब यहाँ रुकने का कोई रीज़न नहीं है। लोगों की तमाशे का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं। थालिया को उसकी बात समझ आ जाती है। उसे पता था कि लोग उनकी शादी का मजाक उड़ा रहे होंगे। एक लंगड़ी प्रिंसेस और बेचारा दूल्हा जिसे लोग पहले एडमायर करते थे और अब उस पर तरस खा रहे हैं। बारकस किसी की बातों की परवाह नहीं करता था, लेकिन वो थालिया को और खुद को उस ह्यूमिलिएशन से दूर ले जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद दोनों शेख खान फैमिली की कैरिज तक पहुंचते हैं। बारकस पहले थालिया को आराम से कैरिज में बैठाता है। खुद पूरी तरह बारिश में भीग चुका होता है। फिर वो सीधा थालिया से पूछता है, तुम्हारा पैर कैसा है? ये सुनते ही थालिया इरिटेट हो जाती है। उसे गेरिस की वो बातें याद आ जाती है जिसमें उसने उसकी इंजर्ड लेग का मजाक उड़ाया था। इसलिए वो गुस्से में बोल देती है, पैर अभी भी लगा हुआ है, इतनी फिक्र मत करो। बारकस उसकी बात सुनकर बस हल्का सा आंखें सिकोड़ता है। जब थालिया उसे इग्नोर करने के लिए बाहर देखने लगती तब बारकस उसका चेहरा वापस अपनी तरफ कर देता है और सीरियस टोन में कहता है, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि तुम्हें दर्द हो रहा है या नहीं। थालिया उसका हाथ हटा देती है और कहती है, अगर मैं बोल दूं कि मैं ठीक हूँ तो क्या तुम खुश हो जाओगे? सच ये है कि उस दिन के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मेरे पेट में दर्द ना हुआ हो। ये कहकर वो उसकी तरफ देखती है। बारकस चुप रहता है, लेकिन उसके चेहरे से लगता है कि वो सच में थालिया की कंडीशन को लेकर परेशान है, ना कि उसका मजाक उड़ा रहा है। थालिया गुस्से में बारकस को देखते हुए कहती है, मुझसे ऐसे फालतू सवाल मत पूछो, बहुत इरिटेटिंग लगता है। उसकी बातें काफ़ी कड़वी होती है। बारकस कुछ भी जवाब नहीं देता, बस चुप हो जाता है। उसके चेहरे का पहले वाला हल्का सा सॉफ्टनेस भी गायब हो जाती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि तालिया ने ही उसे चुप कराया था। फिर भी अब उसकी ये खामोशी तालिया को और ज़्यादा बेचैन कर रही थी। तालिया सोचती है कि लोगों की सिंपैथी और दया उसके लिए सबसे बुरी चीज़ है। इसलिए जब भी कोई उसकी लेख की बात करता है उसे लगता है कि सामने वाला उस पर तरस खा रहा है। इसी एंजाइटी की वजह से वो और भी रूड हो जाती है। हम चल क्यों नहीं रहे? क्या पूरी रात यहीं रुकने वाले हैं? बारकस कुछ नहीं बोलता, बस कैरिज की वॉल पर हल्का सा नोक करता है और ड्राइवर गाड़ी चला देता है। थालिया खिड़की के बाहर बारिश में भीगे हुए गार्डन को देखती रहती है। उसे लगता है कि वो अपने घर और पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ चुकी है। तभी अचानक बारकस उसे धीरे से उठाकर कैरिज की बड़ी सीट पर लेटा देता है। फिर नाइट्स का एम्ब्रॉयड्रेड क्लॉक निकालकर उसके पैर उड़ा देता है और कहता है, सफ़र लंबा है, थोड़ी देर सो जाओ। थालिया तुरंत क्लॉक हटाने की कोशिश करती है, लेकिन बारकस उससे भी तेज होता है। वो उसका हाथ पकड़कर सीट पर दबा देता है और सीरियस आवाज़ में कहता है, जिद मत करो और सो जाओ, तुम्हारी आंखें अभी भी मेडिसिन की वजह से धुंधली लग रही है, मुझे टेंशन मत दो। उसकी आवाज़ थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में थालिया को डांटता था। थालिया एक पल के लिए डर जाती है, फिर चुपचाप क्लॉक को अपने चेहरे तक खींच लेती है। बारकस उसे कुछ देर तक देखता है, एक थकी हुई सांस लेता है और सामने वाली सीट पर बैठ जाता है।
उस वक्त थालिया को बिना वजह रोना सा आ जाता है। वो बारकस की खुशबू से भरे क्लोक में अपना चेहरा छुपा लेती है और धीरे धीरे सो जाती है। काफी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, केरिस रुक चुकी होती है। बारकस केरिस के अंदर नहीं होता। थालिया घबराकर इधर उधर देखने लगती है। तभी बाहर से किसी आदमी की आवाज आती है। फर्स्ट प्रिंसेस का क्या करने का प्लान है? थालिया चुपचाप खिड़की के पास जाकर सुनती है। बाहर बारकस अपने नाइट्स के साथ खड़ा होता है। एक नाइट पूछता है, क्या आप सच में फर्स्ट प्रिंसेस को ऐसे ही छोड़ देंगे? बारकस शांति से जवाब देता है, तुम ये सवाल किस इंटेंशन से पूछ रहे हो? नाइट कहता है, आपकी एंगेजमेंट तो इम्प्रेस को कंट्रोल में रखने के लिए हुई थी, अगर आप शादी तोड़ देंगे तो। बारकस उसकी बात काट देता है और कहता है, दो लोगों को प्रोटेक्ट करने का सिर्फ शादी ही एक तरीका नहीं होता। ये सुनकर नाइट कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बारकस उसे और कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। उल्टा वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहता है, क्या तुम मुझे क्वेश्चन करने की पोजीशन में हो? नाइट तुरंत सर झुकाकर माफी मांगता है। तब बारकस उसे ऑर्डर देता है, सब कुछ पहले जैसा ही चलेगा। एम्प्रेस की हर मूवमेंट पर नजर रखो और अगर क्राउन प्रिंस कोई भी केयरलेस स्टेप उठाए तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करो। नाइट जी समझ गया कहकर वापस चला जाता है। ये सुनकर थालिया जल्दी से सो जाती है और ऐसा दिखाती है कि जैसे वो अभी भी सो रही है। लेकिन तभी केरिस का डोर खुलता है। बारकस अंदर आ जाता है। थालिया आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है और दोनों के बीच एक अजीब सी साइलेंस छा जाती है। और इसी के साथ चैप्टर 59 यहीं पर फिनिश हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 60। जब केरिस रुकती है, बारकस अंदर आता है और देखता है कि थालिया के ऊपर डला हुआ क्लोक नीचे गिर चुका है। वो बिना कुछ और कहे क्लोक दोबारा उसके कंधों पर ओढ़ा देता है और उसे गोद में उठाने लगता है। थालिया तुरंत मना कर देती है, मैं खुद चल सकती हूँ। मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो चुका था और उसके पैर में दोबारा दर्द शुरू हो गया था। फिर भी वो अपनी हिम्मत दिखाना चाहती थी। जैसे ही वो केरिस से नीचे उतरती है, बारकस उसका कंधा पकड़ लेता है और कहता है, तुम इस हाल में बाहर जाओगी? थालिया नीचे देखती है तो शॉक हो जाती है। सोते वक्त उसकी ड्रेस की लेस खुल गई थी। उसके कंधे और चेस्ट का काफ़ी सारा हिस्सा दिख रहा था। शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो जल्दी से ड्रेस ठीक करने लगती है। बारकस चुपचाप ये सब देखता है, फिर अपना कोट दोबारा उसके कंधों पर डाल देता है और इस बार उसकी नेक तक अच्छे से बांध देता है। इसके बाद बिना कुछ और कहे फिर से गोद में उठा लेता है। थालिया को एक पल के लिए लगता है जैसे कोई उसका ख्याल रख रहा हो, लेकिन अगले ही पल वो खुद को समझाती है, नहीं ये प्यार नहीं है, वो सिर्फ मुझ पर तरस खा रहा है क्योंकि मैं ठीक से चल भी नहीं सकती। अपने दिल को बचाने के लिए वो खुद ही अपने इमोशंस को दबा देती है। तभी एक नाइट बारकस के पास आकर बोलता है, माय लॉर्ड ईस्ट से एक मैसेंजर आया है, क्या करना है? बारकस थोड़ी ठंडी आवाज़ में जवाब देता है, हर छोटी बात के लिए मुझे इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत है। फिर वो ऑर्डर देता है, उस मैसेंजर को रहने की जगह दो और कल सुबह मैं उससे मिलूंगा। ये बोलकर वो थालिया को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर आते वक्त थालिया सोचती रहती है कि सब लोग इस शादी को लेकर कितने परेशान हैं। सबको लग रहा है कि ब्राइड चेंज होने की वजह से क्राउन प्रिंस और शेख खान फैमिली के बीच प्रॉब्लम हो जाएगी। शायद इसी वजह से बारकस इतने दिनों से सब कुछ संभालने में लगा हुआ था। रूम में पहुंचकर बारकस उसे एक कंफर्टेबल सोफे पर बैठाता है और कहता है, मैं किसी सर्वेंट को बुला देता हूँ जो तुम्हारी हेल्प करेगा। ये सुनकर थालिया घबरा जाती है और जोर से बोलती है, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। बारकस हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। थालिया नज़र झुकाकर कहती है, सिर्फ मेरी नैनी को बुलाओ। बारकस शांति से जवाब देता है, अभी रात हो चुकी है, मैं सुबह सबसे पहले तुम्हारी नैनी को यहाँ ले आऊँगा, बस आज की रात एडजस्ट कर लो। लेकिन थालिया गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहती है, मैं अपनी नैनी के अलावा किसी को मुझे टच करने नहीं दूंगी। मुझे यहाँ तुम ही लाए हो, इसलिए जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अभी के अभी उन्हें लेकर आओ। रूम में कुछ देर के लिए खामोशी छा जाती है। बारकस की आंखें थोड़ी ठंडी हो जाती है। थालिया को लगता है कि शायद अब वो गुस्सा होकर मना कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो तुरंत सर्वेंट को बुलाता है और ऑर्डर देता है, सेपरेट पैलेस जाओ और थालिया की नैनी को इसी वक्त यहाँ लेकर आओ। सबसे तेज राइडर को भेजो। सर्वेंट भी सरप्राइज हो जाता है, अभी इस वक्त माय लॉर्ड? बारकस बिना हिचकिचाए कहता है, हाँ अभी। सर्वेंट तुरंत चला जाता है। फिर बारकस एक रोब उठाकर थालिया को देता है और कहता है, जब तक तुम्हारी देखभाल के लिए कोई नहीं आ जाता ये पहन लो। थालिया रोब पहन लेती है और फिर सीधा बोल देती है, अब आप बाहर जाइए, मैं नैनी के आने तक अकेली रहना चाहती हूँ। बारकस उसकी तरफ देखकर बिल्कुल शांति से कहता है, ये सिर्फ तुम्हारा रूम नहीं है, मेरा रूम भी है। ये सुनकर थालिया एकदम घबरा जाती है क्योंकि अब उसे याद आता है कि शादी के बाद उन्हें हस्बैंड वाइफ की तरह एक ही रूम शेयर करना होगा। बारकस के ये कहने के बाद कि ये मेरा रूम भी है, थालिया एकदम घबरा जाती है। डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वह हिचकिचाते हुए बोलती है, तो फिर मैं किसी और रूम में चली जाती हूँ। बारकस उसके कंधे पर हाथ रखकर शांति से कहता है,
प्रिंसेस, ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है, तुमने खुद ही इस मैरिज के लिए हाँ कही थी। ये सुनकर थालिया और भी नर्वस हो जाती है। उसके दिमाग में अपनी माँ और सेनेबर की वह नफरत भरी नज़रें याद आ जाती है, जो हमेशा के लिए उसके स्कार्स और उसकी डिसेबिलिटी को देखकर उसे नीचा दिखाती थी। डर और गिल्ट में वो जल्दी जल्दी बोलने लगती है, तो फिर इस शादी को यहीं ख़त्म कर देते हैं। मैं तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं रह सकती। मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए शादी की थी, और तुमने भी सिर्फ एम्परर के ऑर्डर की वजह से मुझसे शादी की है। तुम भी मेरे साथ रहना नहीं चाहते। उसकी बात पूरी होने से पहले ही बारकस धीरे से उसका नाम लेता है, थालिया। फिर वो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है, दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ता है और उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही शांत आवाज में कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। फिर वो सच बताता है, सिर्फ आज की रात हमें एक ही रूम में रहना पड़ेगा। मैंने प्रीस्ट को तो मैनेज कर लिया है, लेकिन सब सर्वेंट्स का मुंह बंद नहीं कर सकता। अगर पहली ही रात हम लोग अलग अलग रूम में रहे तो सबको शक हो जाएगा। ये सुनकर थालिया का डर थोड़ा कम हो जाता है। वो चुपचाप सर हिला देती है। बारकस अपना गीला कोट उतारकर खिड़की के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो पूरे दिन की टेंशन और थकान से बिल्कुल टूट चुका है। थोड़ी देर बाद सर्वेंट्स खाना और वाइन लेकर आते हैं। थालिया जोर जबरदस्ती थोड़ा सा ब्रेड खा लेती, लेकिन अपनी नॉर्मल स्लीपिंग मेडिसिन की जगह वो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल पीने लगती है। एक गिलास, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अल्कोहल की वजह से वो थोड़ी रिलैक्स होने लगती है और पेट का दर्द भी कम होने लगता है। वो और वाइन डालने ही वाली होती कि बारकस बोतल उसके हाथ से ले लेता है और कहता है, बस अब और नहीं। थालिया बोतल वापस लेने के लिए खड़ी होती है, लेकिन अल्कोहल की वजह से उसके पैर बिल्कुल कमज़ोर हो चुके थे। वह लड़खड़ा कर गिरने लगती है। उसी वक्त बारकस तुरंत उसे पकड़ लेता है और बहुत संभाल कर बेड पर लेटा देता है। नशे की हालत में भी थालिया सबसे पहले अपनी स्कर्ट चेक करती है कि कई कपड़े ऊपर तो नहीं हो गए। ये देखकर बारकस बिना कुछ बोले उसके ऊपर ब्लैंकेट ठीक से उड़ा देता है। फिर वो खिड़की के पास जाकर पर्दे बंद कर देता है। डूबते हुए सूरज की नारंगी और बैंगनी रोशनी उसके ऊपर पड़ रही होती है। थालिया आधी बेहोशी में उसकी तरफ देखती है। उसे लगता है कि इतनी गर्म धूप में खड़े होने के बाद भी बारकस का चेहरा और उसकी पर्सनैलिटी उतनी ही ठंडी और शांत लग रही थी। तो इसी के साथ चैप्टर 60 यहीं पर फिनिश हो जाता है। और गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी अजीब लग सकती है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।